वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एनवायरमेंटल क्लियरेंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही दो मुख्य क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, उसको भी इस प्लेटफॉर्म पे मैं डिस्कस करूंगा, जिसके लिए मैं आपके 10 मिनट लूंगा। ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। एक बच्चे ने प्रश्न पूछा है कि स्कोप एंड कैरियर ऑफ एनवायरमेंट साइंस को लेकर कि सर अपना रिज्यूम कितना स्ट्रांग और कैसे बनाएं। मेरा रिज्यूम डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ऐसा सबके साथ होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। देखिए, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का प्रीवियस वीडियो अभी आया था, मैंने अपलोड किया है अपना। बढ़ रही जनसंख्या के साथ सभी को सरकारी नौकरी देना ठीक उसी तरह की हरकत है कि आप किसी एक आदमी को अपॉइंट कर दीजिए और उससे कहिए कि समस्त समुद्र की मछलियों को अपने हाथ से वो खाना खिलाए, और कंडीशन ये है कि हर 1 घंटे में वो मछलियों की जनसंख्या डबल हो जा रही है। समझ रहे हैं? समझिएगा प्रोस्पेक्टिव को। तो ये संभव ही नहीं है। सेकंड, आपका रिज्यूम को हम कैसे ताकतवर बनाएं। तो शुरुआत हम बहुत बेसिक से करते हैं। बहुत बेसिक का शुरुआत जो होगा वो ये है कि इंटरमीडिएट तक तो जो पढ़े वो पढ़े। बीएससी या बीए में आपको नोट्स बनाना आना चाहिए। पहली चीज, इवैल्यूएशन से शुरू करिए। अगर आप बीएससी में हैं तो इवैल्यूएशन से शुरू करिए। एमएससी फर्स्ट ईयर में है, एनवायरमेंट साइंस ले रहे हैं तो भी इवैल्यूएशन से शुरू करिए। इवैल्यूएट करिए अपने आप को कि क्या आपको नोट्स बनाना आता है। मान लीजिए टीचर क्लास में बता के चला गया, तो क्या आप नोट्स बना लेंगे? तो नोट्स बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, नोट्स कैसे बनाएं। क्योंकि इंटरमीडिएट तक अगर आ रहा है तो वेरी गुड है, इट इज़ वेरी गुड। नहीं आ रहा है तो बीएससी में सीखा होगा, नहीं सीखा है तो एमएससी में आप कहो कि आपको नोट्स बनाना नहीं आता, इट्स क्वाइट शेमफुल। नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है ये भी मैं बता दे रहा हूं। बीएससी में क्या करते हैं, किताब लिया, अपने पॉइंट को लिखते चले गए, वो नोट्स नहीं है, वो किताब को अपने पन्ने पर उतारा है, बस। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। नोट्स बनाने का सबसे सरल तरीके के लिए मैं सबसे छोटा एग्जाम्पल लेता हूं, ग्लोबल वार्मिंग, जो क्लास 5th से पढ़ाया जा रहा है। और प्राइमरी स्कूल में चले जाएंगे तो वहाँ जो साइंस पढ़ाया जाता है वो पर्यावरण विज्ञान है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक छोटा सा टॉपिक है और इस पर आपको नोट्स बनाना है। तो शुरुआत आपको क्या करनी है, तो तुरंत मत भिड़ जाइए। पहले ग्लोबल वार्मिंग पर 5-6 किताबों को अलग अलग पढ़िए, इंटरनेट पर जाइए, वहाँ से मैटर को कलेक्ट करिए, फिर सारे मैटर को पढ़कर अपने दिमाग में एक विचार बनाइए और उसको लिखिए। वो नोट्स होता है। 1 बार लिखेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा, 2 बार लिखेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा, 3 बार लिखेंगे अच्छा नहीं लगेगा, पर अगर आप अपने कैरियर को लेकर डिटरमिन्ड हैं तो आप उसको 100 बार लिखेंगे और 101वीं बार आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। ये होता है नोट्स बनाने का तरीका। मैं एमएससी को 2007 से पढ़ा रहा हूँ, एनवायरमेंट साइंस। आप ताजुब करोगे, हर साल मैं अपने पुराने नोट्स को फूंक देता हूँ, जला देता हूँ। जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मुझे और भी एडवांस नोट्स बनाना है। अभी भी एज एन टीचर मैं हर साल अपने हर टॉपिक का नया नोट्स बनाता हूँ, हर टॉपिक का। क्योंकि एनवायरमेंट साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो अपग्रेड होता चला जा रहा है। इसीलिए आप देखिए, हर जीके से हिस्ट्री हट रही है और एनवायरमेंट साइंस उसकी जगह ले रहा है। क्योंकि इसका जो जीके है ना वो एंडलेस है, एंडलेस। तो नोट्स बनाने का यही तरीका है। 5-10 किताब पढ़िए, इंटरनेट पर जाइए, सर्च करिए, मैटर को देखिए, समझिए उसको, फिर उसके विचार को लिखिए। आईएएस के 3rd पेपर में जिसमें रिटन होता है, उसमें क्वेश्चन जो दिया रहता है वो उस क्वेश्चन का आंसर बुकिश नहीं होना चाहिए, वो आपका अपना विचार होना चाहिए। और आईएएस मतलब होता है मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ नन। एक
टर्म है, मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ नन। मास्टर ऑफ ऑल सब्जेक्ट पॉसिबल है क्या? नहीं। जैक ऑफ ऑल पॉसिबल है, गौर करिएगा, जैक ऑफ ऑल पॉसिबल है। मास्टर ऑफ नन, एक आईएएस हमेशा ही उस सब्जेक्ट का मास्टर नहीं होगा, पर वो कई सब्जेक्टों का जानकार होगा। तो आईएएस मतलब है जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। एक आईएएस को कहा जाए कि महिला विकास पर आपको बोलना है लेक्चर, वो इतना बढ़िया लेक्चर देगा ना कि ह्यूमन वेलफेयर के लोग फेल हो जाएंगे, कहेंगे बैठे रहेंगे वहाँ पे अधिकारी बैठे रहेंगे ह्यूमन वेलफेयर वाले, वो भी सोचेंगे कि ये डेटा तो मेरे पास है ही नहीं। और 10 मिनट बाद उससे कहा जाए कि आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना है, वो ऐसा पढ़ाएगा ना कि वहाँ के टीचर सर पकड़ लेंगे। और फिर 10 मिनट बाद कहा जाएगा आपको साइंस कॉन्फ्रेंस पे लेक्चर देना है, वो ऐसा लेक्चर देगा साइंस पर, वहाँ बैठे सारे साइंटिस्टों के एंटीना खड़े हो जाएंगे, सारा साइंटिस्ट हैरान हो जाएंगे कि ये डेटा कहाँ से आ गया। तो वो जैक ऑफ ऑल होता है, समझ रहे हैं? तो वो जैक ऑफ ऑल इसीलिए बनता है क्योंकि वो थर्ड पेपर के लिए मेहनत करता है। थर्ड पेपर में उसको रिटर्न लिखना है और रिटर्न में उसके अपने विचार होने चाहिए, इंटरव्यू में भी उसके विचार ही डिस्कस होते हैं। तो आप अपने विचार को कलेक्ट करिए और उसको लिखिए। आप लिखेंगे तो वो नोट्स जो बनेगा उसको कहते हैं नोट्स। ये नहीं कि आप किताब उठाए और उसी से उतार दिए, उसको नोट्स नहीं कहते हैं, वो तो आप कॉपी कर रहे हैं। और ऐसे पढ़ के इस तरह का नोट्स बनाकर कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। साधारण करोगे तो साधारण नौकरी मिलेगी, असाधारण करोगे तो असाधारण अचीवमेंट मिलेगा। दूसरी चीज, थोड़ा समय लग रहा है पर प्लीज सुन लीजिए, आप ही के फायदे के लिए ये बकवास मैं कर रहा हूं। बायोडेटा, रिज्यूम और सीवी में तीनों में एक चीज बहुत कॉमन होती है, अक्सर बच्चे ये गलत करते हैं, एप्लीकेशन। बायोडेटा, सीवी और रिज्यूम के साथ हमेशा ही कहीं भी जाएगा एक एप्लीकेशन अटैच होता है। तो पहले बायोडेटा, सीवी और रिज्यूम को समझिए। इन तीनों चीज में क्या कॉमन होनी चाहिए? सिर्फ एक चीज, वो होती है आपकी स्पेलिंग। बायोडेटा और रिज्यूम और सीवी में कोई भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक, कोई भी गलत इनपुट आपका इंप्रेशन बिगाड़ देगा, आपको रिजेक्ट कर देगा। अगर आपको बायोडेटा नहीं बनाने आ रहा है, आपको सीवी नहीं बनाने आ रहा है, आपको रिज्यूम नहीं बनाने आ रहा है, आप कहीं इस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे, कहीं खड़े नहीं पाओगे, कहीं जॉब नहीं मिल पाएगी। 100% बता रहा हूँ, गारंटी। मुश्किल हो जाएगा जॉब करना। हाँ, जुगाड़ रहे तो भाई दूसरी बात है पर हमको यकीन है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ सुन रहे हैं मेरी बात को, वो जुगाड़ गले नहीं है, उस पढ़ने के लिए आए हैं। और ऐसे ही बच्चों को मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ जो पढ़ने आ रहा है। कोई भी प्रकार का स्पेलिंग मिस्टेक बायोडेटा और सीवी और रिज्यूम में तुम्हारा करियर खत्म कर देगा, जिस भी जगह अप्लाई करोगे छट जाओगे। थर्ड पॉइंट, एप्लीकेशन मैंने बोला। बायोडेटा, रिज्यूम और सीवी इंटरनेट पर जब भी आप देखो तो ये देखो कि वो किसका है। साइंस वाले का बायोडेटा अलग होगा, एमबीए वाले का बायोडेटा अलग होगा, आर्ट वाले का बायोडेटा अलग होगा। एक ही बायोडेटा तीनों में बनाओगे ना तो गड़बड़ होता है। एक ही सीवी तीनों के लिए नहीं बनती है, सबका पैटर्न अलग होता है। तो साइंस के हो तो साइंस वाला सीवी पकड़ो, आर्ट के हो तो आर्ट वाला सीवी पकड़ो, और एमबीए है तो एमबीए वाला सीवी पकड़े अपना। सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है, बीटेक का अलग फॉर्मेट है, ठीक है। तो पहले फॉर्मेट देखिए, फिर उस हिसाब से अपने बायोडेटा को बनाइए। और फिर इसमें एक बहुत बड़ी बात ध्यान रखिए कि कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, एक भी सिंगल वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक रिजेक्ट। परफेक्शन होना चाहिए बायोडेटा में। और फिर आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या चीज है? क्लास 8th में लिखते थे, प्राचार्य जी को छुट्टी के लिए अवकाश। तो अगर आपको एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखना आता है तो समझ लीजिए बेधड़क आप फराटे से लिख ले रहे हैं, सही लिख ले रहे हैं, तो मतलब कि आप कुछ हद तक पढ़ लिए हैं। नहीं लिखना आता है तो किसी भी किताब की दुकान पे चले जाइए,
एक किताब आती है न्यू लाइटिंग जर्नल इंग्लिश, क्लास 12th में चलती है, उसको खरीद लीजिए और वहाँ से एप्लीकेशन लिखने का तरीका सीखिए। क्यों कह रहा हूँ, बहुत लोग कहते हैं हम लेदर इंडस्ट्री में अप्लाई किए, उस बायोडेटा को लेदर इंडस्ट्री में भेजा एप्लीकेशन के साथ, कवर लेटर जिसको कहते हैं हम लोग, कवर लेटर के साथ भेजा, फिर कहा कि हमने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में अप्लाई किया है इन्वायरमेंटल अफसर के लिए, वही सीवी में वही एप्लीकेशन में लगाया और ऊपर नाम चेंज कर दिया एचआर का और भेज दिया पेट्रोकेमिकल में, रिजेक्ट हो जाओगे 100%। हर इंडस्ट्री, कंसल्टेंसी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेशन अलग अलग होता है, और जो ये एप्लीकेशन जिसको कवर लेटर भी कहा जाता है बायोडेटा के साथ लगा के आप भेज रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि उसमें बायोडेटा आपका कॉन्क्रीट होना चाहिए और बायोडेटा का भी मटेरियल उसमें इम्पाउंड हो, वो एक एप्लीकेशन के तौर पे लिखा जाता है। तो अगर आपको एप्लीकेशन लिखना आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा। तो ये 3 मुख्य पॉइंट हैं जिस पॉइंट पर आपका बायोडेटा सेलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा। बहुत सारे लोग जो अपॉइंट करते हैं हमको बोलते हैं कि प्रकाश सर ऐसा बायोडेटा आया, देख के हंसी आ रही है। आएगी, बट नेचुरल है, क्योंकि बंदा अगला डेडिकेट होकर पढ़ा नहीं। आप अपने इंटरमीडिएट तक जो भी किए, ग्रेजुएशन में जो भी किए, जब आप एमएससी ऑप्ट कर रहे हो, वो भी इन्वायरमेंटल साइंस जैसे सब्जेक्ट से जो बहुत ज़्यादा स्कोपिंग है, करियर ओरिएंटेड है, तो आपको मल्टी टैलेंटेड होना होगा। अगर आप मल्टी टैलेंटेड नहीं हैं, आप इस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और जो बंदा मल्टी टैलेंटेड है, एमएससी में ही सेकेंड ईयर से ही उसका कैरियर बूम कर जाएगा, बहुत आराम से कर जाएगा। तो नोट्स बनाना सीखिए, बायोडेटा, रिज्यूम और सीवी को इस तरह बनाइए कि उसमें कोई त्रुटि ना हो किसी भी प्रकार की। माने अगर आपने बीएससी लिखना है तो आपको यू शुड नो हाउ टू राइट बीएससी, समझ रहे हैं? सारी चीजें एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, परफेक्ट एकदम, उसमें कोई लेकिन नहीं तो फर्स्ट इंप्रेशन गड़बड़ा गया। उसी तरह एप्लीकेशन या कवर लेटर होना चाहिए। हर इंडस्ट्री का अपना अपना क्राइटेरिया कवर लेटर सर्च पढ़ने का तरीका होता है। बहुत बड़ा कवर लेटर भी नहीं, आपने उसको 5 से 6 लाइन, मुश्किल से 1 पैराग्राफ में रखना है। इतना बड़ा राम कहानी मत लिख दीजिए कि उसको वो पढ़े और उसको कूड़दान में फेंक दे, उसका कोई मतलब नहीं। मैं अपना बायोडेटा बनाया, किसी से बनवाया नहीं, बनाया है, 23-24 पन्ने का है। और भी लोगों के बहुत बड़े बड़े बायोडेटा होते हैं, 50-50 पन्ने के बायोडेटा होते हैं। 23-24 पन्ने का है। मैंने उसमें 1.5 की स्पेसिंग दी है और 12 का फ्रंट है, वो टाइम्स न्यू रोमन। तो वो 23 से 24 पन्ने में आता है। मैं इसको बहुत शॉर्ट कर दूं तो भी ये 17-18 पन्ने में आ जाता है। अगर मैं 1.5 को 1 कर दूं तो, और फॉन्ट साइज को 11 करूं तो आपको ये भी देखना है कि वो आपका बायोडेटा कैसा इंप्रेसिव है, वहां पे कैसे सीवी आपका इंप्रेसिव बने। अगर आप सीवी और बायोडेटा नहीं बना पा रहे हो ना, तो बेटा आप निहायत ही कमज़ोर हो, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप एक कागज़ लीजिए सिंपल, बिना देखे एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल आप नहीं लिख पा रहे हो, आप बहुत कमज़ोर हो। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ये 3 मुख्य बातों को आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी जो मैं बता रहा हूँ। चौथी बात पे आते हैं। मैं टाइम थोड़ा देख लूँ, ऐसा तो नहीं, अरे मैं समय ले रहा हूँ पर आपके भले के लिए ले रहा हूँ। चौथी बात, 4th पॉइंट, जब आप एमएससी इन्वायरमेंट साइंस करने जाओ तो किताब की दुकान पर रफ रजिस्टर मिलता है, खरीद लो। उस रफ रजिस्टर पर इन्वायरमेंटल डेज, इन्वायरमेंटल थीम्स, इन्वायरमेंटल में कौन कौन से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एरिया हैं, वाइल्ड लाइफ एरिया है, नेशनल पार्क है, जू है, ये सारी चीज़ों को लिखना शुरू करो। अपडेट रहो, अपडेट होना शुरू करो। डेली का डेली कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट पे निकलता ही रहता है, वो सब तुम्हारे डायरी में होते चला जाना चाहिए।
ओजोन डे का क्या थीम था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का क्या थीम था, बायोडाइवर्सिटी डे का क्या थीम था, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। और जैसे अभी हाल में ही जो है एक गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया पेरिस एग्रीमेंट को लेकर कि हम जो है इंडिया जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लेकर जो है 38% तक हम रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ मूव किए हैं, और इस मूवमेंट का दर 48% की रफ्तार से हम कर रहे हैं। ये COP26 जो हुआ है उसमें ये सब आउट ब्रीफिंग कर रहे थे लोग। तो ये सब पढ़ो, नॉलेज को एक्वायर करो, जितना ज़्यादा हो सके नॉलेज को एक्वायर करो MSc में। और MSc फर्स्ट ईयर में ही जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं या इंटरनेशनल हो रहे हैं वहाँ जाइए, रजिस्टर करिए, स्टूडेंट हैं रजिस्टर करिए, पेन कापी मिलेगा, बैठ के किसको सुनिए, गेस्ट स्पीकर, प्रोफेसर, खाना भी मिलता है तो टेंशन मत लीजिए, गेस्ट स्पीकर, प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर जो वहाँ बोल रहे हैं, जो अपने विचार रख रहे हैं, उसको सुनिए, उसको समझिए कि वो क्या कह रहे हैं, कितना फ्रूटफुल है आपके लिए, किस डायमेंशन में आपको ले जा सकता है। जो अच्छा लगे उसे ऑप्ट करिए, और नेक्स्ट ईयर MSc सेकेंड ईयर में रेडी फॉर प्रेजेंटेशन और अपना वर्क करिए और जाके प्रेजेंट करिए, डिसर्टेशन करिए, इंटर्नशिप करिए। और तो और इग्नू का नाम सुना होगा सबने, जो भी सुन रहे हैं। भाई देखो टाइम लग रही है पर मैं बातें सही कर रहा हूँ। इग्नू का नाम सुना है? इग्नू के साइट पर जाएंगे, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशनल हेल्थ का कोर्स है, MSc के साथ कर सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स है, MSc के साथ कर सकते हो, ठीक है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का कोर्स है, MSc के साथ कर सकते हो, मजा आ जाएगा। तो ये सारी चीजें तुम्हारे जब बायोडेटा में जुड़कर पहुंचेंगी ना, समर ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और ये कोर्सेज ड्यूरिंग MSc, तुम्हारी ये अचीवमेंट अगर है रिसर्च पेपर के साथ, कोई काट नहीं सकता आपका बायोडेटा भाई साहब, कोई नहीं काट सकता। नौकरी 100% अच्छी सैलरी पे मिलेगी। ये माने ही नहीं रखता कि तुम किस कॉलेज और किस डिग्री कॉलेज से पढ़े हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं जो फ्यूचर, जो भविष्य, एंडलेस स्कोप है। जितने लोग कहते हैं कि हमको जॉब नहीं मिली, उनको में यही प्रॉब्लम है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, लाइव है, आप मैं झूठ इसमें नहीं बोलता हूं, मैं झूठ वैसे भी नहीं बोलता, बहुत कम बोलता हूं पर कम बोलता हूं। मेरी यहाँ एक स्टूडेंट है दीपाली ने MSc फर्स्ट ईयर में UGC नेट, गेट, CSIR नेट ये तीनों क्रैक कर लिया, और ये तीनों फर्स्ट ईयर में क्रैक करने वाली वो मेरे पूरे अवध यूनिवर्सिटी में पहली लड़की है। अवध यूनिवर्सिटी की बात करो, मैं पूरे यूनिवर्सिटी 650 कॉलेजेस से ज़्यादा एफिलेटेड है, और मुझे नहीं लगता कि लखनऊ यूनिवर्सिटी या अगल बगल की कोई यूनिवर्सिटी में भी ऐसा किया होगा, और उसको गोल्ड मेडल भी मिलेगा इस बार का। अपनी मेहनत पर किया, पढ़ा और निकाला, डिटरमिन्ड थी। आपको डिटरमिन्ड होना होगा। BSc तक आपने जो किया, MSc अगर आप चुने हो तो अपने कैरियर पे ही फोकस रहो, निकालो गेट, जाओ IIT। MSc इन्वायरमेंटल साइंस के बाद आप IIT मुंबई तक जा सकते हैं भाई साहब। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आप वहाँ जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे रिमोट सेंसिंग IRS देहरादून से रिमोट सेंसिंग में PhD कर रहे हैं। पढ़ोगे तब न जाओगे, जब पढ़बे नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे। और हमेशा जान लो, छोटा सोचोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर कल्पना चावला सोचती कि वो प्राइमरी में टीचर हो जाएंगी और ज़िंदगी उनकी कट जाती, तो नो वन कैन नो हर। और पूरी दुनिया कल्पना चावला को जानती है, पूरी दुनिया। छोटी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, थिंक बिग। कभी छोटा सोचिए मत, कभी नेगेटिव मत सोचिए, और अपनी फील्ड पर फोकस रहिए। और फोकस रहेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और अपने बायोडेटा में ये 3 चीज़ों को ध्यान रखिएगा, जो मैं बताया उसको ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग MSc इन्फॉर्मेटिव बनिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एक है उसमें खुरपैची है, वो लड़का, सूरज नाम है उसका, सूरज प्रताप सिंह। कुछ ना कुछ वो करता, वो नया कुछ करके हमको बताया, प्रकाश सर मैंने ये कर लिया, मैंने यहाँ आर्सेनिक पे MSc कर रहा है, आर्सेनिक पे सैंपलिंग कर रहा है।
विचार क्रिएट करो, विचार पढ़ो, फोकस करो। अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छी जगह जाओगे, छोटा सोचोगे तो कहीं नहीं जाओगे। और फिर लोग कहते हैं कि इन्वायरमेंट साइंस पढ़ के हमको जॉब नहीं मिली। भाई साहब, ये कमियां आप में है, चाहो तो कागज लेकर बैठ जाओ और इसको लिख डालो। 100% ये कमी आपके अंदर ना मिले तो उसी दिन मैं यूट्यूब चैनल अपने क्लोज कर दूंगा, मैंने आपके लिए क्लोज कर दूंगा। जिसको वो कमी नहीं दिख रही अपने अंदर, कमी होगी, और ये इस कमी को सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी दूर कर सकता है, वो है खुद आप। सलमान भाई कहते हैं ना कि जो है कौन हरा सकता है हमको, सुल्तान को, तो सुल्तान को खुद सुल्तान हरा सकता है। इसी ही तुमको सिर्फ तुम ही हरा सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट लोगे यही चीज़ सब में लगती है, ये भी जान लो। और जिस तरह मैं तुमको समझाया हूँ, अगर तुमको कहीं और चैनल पे भी मिल जाए तो भी बताना। कोई टीचर नहीं समझाएगा। क्यों? क्योंकि टीचरों के पास टाइम नहीं, 100% टाइम नहीं। आजकल का तो ट्रेंड है कि वो जो बच्चा बहुत तेज है उसी पे टीचर ध्यान देता है, कमजोर को कौन पूछता है। पर मेरे लिए सारे बच्चे जितने भी यहाँ सब्सक्राइबर हैं मेरे, जो भी लाइक शेयर या जो भी वीडियो को मेरे देख रहा है, मेरे लिए ठीक उसकी वैल्यू वही है जो मेरे परिवार में मेरे भाई के लिए मेरा नज़रिया है, मेरी बहन के लिए जो मेरा नज़रिया है, सेम, उसमें कोई डिफरेंशिएशन। तो मैं गलत सलाह नहीं देता। आप अपने ज़िंदगी में 4 चीज़ों पे सुधार करो। नोट्स बनाओ, बायोडेटा, रिज्यूम और सीवी को ठीक करो, अपने एप्लीकेशन लिखना सीखो, और एमएससी एनवायरमेंटल साइंस कर रहे हो तो एमएससी फर्स्ट ईयर से ही इन्फॉर्मेटिव बनना सीखो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। फर्स्ट ईयर में आप कॉन्फ्रेंस को अटेंड करो, सेकेंड ईयर में कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो, 2 लेक्चर जाके वहाँ पे, नेशनल इंटरनेशनल हर जगह। और सुनो वहाँ पर वो लोग क्या बोल रहे थे फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में उसको इम्प्लीमेंट करके ले जाओ। एमएससी के दौरान तुम्हारे पास, जब एमएससी करके निकलोगे आप, तो आपके पास होगा एमएससी का मार्कशीट, एमएससी की डिग्री, आपका 3-4 डिप्लोमा जो आप कर ले जाओ, फिर आपका जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का, आपके पास इंटर्नशिप का, आपके पास डिसर्टेशन का, आपका रिसर्च पेपर जो आप वहाँ लेक्चर दिए होगे उसको पेपर में पब्लिश कराओ। ठीक है, ये 13 आइटम लेके पहुँचो ना, अच्छे इंडस्ट्री की तरह ही कर दोगे। 100% बता रहा हूँ, बैंड बजा के चले आओगे, और मैं गारंटी देता हूँ इसके बाद तुम्हारा बायोडेटा कभी नहीं गड़बड़ होगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हासिल नहीं किया इसका यार। मैं एग्जाम्पल दिया ना दीपाली का, वो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस ही थी कि उसको नेट, गेट और सीएसआईआर निकालना, उसने निकाल के दिखा दिया। पढ़ोगे तो ये सारी चीजें तुम्हारे लिए बहुत सरल है। और ये क्वेश्चन ना उठता ना आता मेरे पास तो मैं यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं करता। आप लोगों का बहुत समय लिया होगा, करीबन मैंने 23 मिनट ले लिए हैं, और इस 23 मिनट में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बुरा तो नहीं लगा होगा, पर मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप इसको फॉलो करेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, मेन मुद्दे पर अब आते हैं। थोड़ा समय लिया है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, पर बेटा ये जरूरी है, ये जरूरी है। कुछ कमियां होती हैं जिसको आपको अपने जीवन में फोरसेप से पकड़ कर निकालना होगा फॉर अ बेटर फ्यूचर। थोड़ा दर्द होगा पर इट इज़ ओके। कांटा निकालने के लिए चिमटी की ज़रूरत होती है, चिमटी से पकड़ के निकाला जाता है, थोड़ा दर्द होता है पर इट इज़ ओके, गुड फॉर हेल्थ। अब आइए मुद्दे पर, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस क्या है, स्टेजेस, कैटेगरीज, कमिटीज और थंब रूल। थंब रूल एक छोटा सा इक्वेशन है, पोर्शन है, इसको हम समझेंगे। तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की बात करें तो अगर हम इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना चाहते हैं, किसी भी इंडस्ट्री या कोई भी प्रोजेक्ट अगर इंडिया में अब होगा आफ्टर पेरिस एग्रीमेंट, मतलब 2014 से, तो आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना ही पड़ेगा।
अनिवार्य है। कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करेंगे, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आएगा कहाँ से, कैसे मिलेगा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस? तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत, और इसको देने वाली ऑर्गेनाइजेशन MOEFCC, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हर स्टेट में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट होता है सरकारी, उसका बड़ा योगदान है, वही कमेटीज डिजाइन करता है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत ही काम आने वाला है, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलता कैसे है? क्लियरेंस क्या है? क्लियरेंस मतलब आप बहुत सरल भाषा में बताता हूं। एक ट्रेन खड़ी है, इंजन के आगे का सिग्नल ग्रीन है, ठीक है, इंजन का ड्राइवर ग्रीन सिग्नल दे रहा है, पर इंजन नहीं चल रहा है, ट्रेन नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि ड्राइवर को गार्ड के द्वारा दिया गया ग्रीन सिग्नल दिखना चाहिए, अगर नहीं दिखेगा तो ट्रेन नहीं चलेगी। ठीक है, यही चीज है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मतलब हमको पर्यावरण मंत्रालय से एक सपोर्टिव स्टेटमेंट चाहिए फॉर द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का मेरिट भी है, डीमेरिट भी है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलता कहां से है? एक परिवेश की साइट है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, CPCB की साइट पर जाएंगे, वहां भी इसका लिंक मौजूद है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइट पर जाएंगे, वहां भी इसका लिंक मौजूद है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की साइट पर जाएंगे, वहां भी इसका लिंक मौजूद है। और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स की साइट पर जाएंगे, वहां भी लिंक मौजूद है। माई गवर्नमेंट की साइट पर जाएंगे, वहां भी लिंक मौजूद है। और MSc के दौरान इन सब साइटों के चक्कर मारते रहना चाहिए, नियमित रूप से आदत डाल लो। जैसे फेसबुक व्हाट्सएप का खोल के देखते हैं, उसी तरह इनको भी चेक करते रहना चाहिए। समझ रहे हैं? यही सब अपग्रेड करा देगा। उसमें कोई नोटिफिकेशन निकला, पढ़े, मजेदार लगा, नोट्स में ऐड कर दिए। समझ रहे हैं? तो परिवेश में जाएंगे। परिवेश मतलब है, फुल फॉर्म है इसका, प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरएक्टिव विटनेस एंड इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब। यह एक सिंगल विंडो की प्रक्रिया है। अब सवाल आएगा दिमाग में कि भाई सिंगल विंडो क्या है? सिंगल विंडो तो कभी बैंक तो गए ही होंगे। बैंक में जाएंगे तो एक लाइन लगी रहती है जिसमें पैसा जमा होगा, एक लाइन से पैसा निकलता है। ठीक, तो जहां से जमा हो रहा है वो सिंगल विंडो कहलाएगा। फॉर डिपॉजिट जहां से निकाल रहे हैं वो सिंगल विंडो विड्रॉल का हो गया। ठीक, क्लियर? तो इसको हम कहते हैं सिंगल विंडो। सिंगल विंडो फैसिलिटेट करता है सारे प्रोग्राम को एक जगह रखकर मूव कराने में, सारे प्रोग्राम को एक जगह रख के मूव कराने में। और सरल भाषा में बताएं कहो तो, किचन में सामान रखा रहता है, दाल, हल्दी, तेल, नमक, मसाला सब। अब एक को एक कोने में रख दो, कुछ को एक कोने में रख दो, कुछ को एक कोने में रख दो, तो उठाने में भी दिमाग खराब हो जाएगा गर्मी के कारण। तो कहोगे कि इससे बढ़िया तहरी बना खा ले, हैं? और सबको एक लाइन से सजा के रखोगे तो खट 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 सब मिलता चला जाएगा। सिंगल विंडो मतलब एक होता है कि आपको फैसिलिटेट करता है। सिंगल विंडो इज अ प्रोसीजर टू फैसिलिटेट द प्रोपोनेंट रिगार्डिंग क्लियरेंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोसीजर्स। अब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जब लेने जाते हैं तो चार मुख्य स्टेजेस सामने आते हैं। पहला स्टेज है स्क्रीनिंग का, दूसरा है स्कोपिंग, तीसरा है पब्लिक कंसल्टेशन और चौथा है अप्रेजल। जो स्क्रीनिंग है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के केस में, वो केवल और केवल कैटेगरी बी के लिए लागू होती है। केवल और केवल कैटेगरी बी के लिए लागू होती है। पहले इसको इतना समझ लीजिए, अभी आगे कैटेगरी को और ब्रीफ करूंगा मैं। दूसरा है स्कोपिंग। स्कोपिंग में हम देखते हैं कि कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने में कितना समय लगेगा। मैक्सिमम ड्यूरेशन
60 डेज का होता है। नोट करते चलिए, जो मैं बता रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्लियरेंस स्कोपिंग के दौरान 60 डेज के अंदर उनको क्लियर कर देना होता है। अगर ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन लगेगा, क्लियरेंस है तो क्लियरेंस मिलेगा। ठीक है, तो स्कोपिंग प्रक्रिया में ये होता है। स्कोपिंग में एक टर्म आता है टॉर, TOR, टॉर, कैपिटल T कैपिटल O कैपिटल R। टॉर मतलब होता है टर्म ऑफ रेफरेंस। टर्म ऑफ रेफरेंस के अंतर्गत ही कोई भी प्रोपोनेंट अप्रेजल कमेटी को अपना एप्लीकेशन देता है फॉर द प्रोसीजर ऑफ EIA। अभी आगे ये इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी आगे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एयर का या वाटर का या किसी चीज़ का मैं बताऊंगा, सरप्राइज रहेगा, तो आप उसको समझिएगा। तो स्कोपिंग में क्या हो रहा है कि कैटेगरी A कैटेगरी B का जो स्क्रीन्ड मटेरियल है, स्क्रीन जिसकी हुई है, कैटेगरी A में भी कई चीज़ें हैं जिसकी स्क्रीन होती है, कैटेगरी B में भी होती हैं, कुछ स्क्रीन होती हैं, B भी कई पार्ट का होता है, B1 B2। तो कैटेगरीज के जो कंपोनेंट्स हैं, जो भी प्रोपोनेंट के द्वारा डिज़ाइन किया गया प्रोजेक्ट है, वो जब स्कोपिंग सेक्शन में जाता है तो 60 दिन का टाइम रहता है, जिसमें पूरी कमेटी उसको देखती है और समझती है और उसमें अपने विचार रखती है। फिर इसके बाद से पब्लिक कंसल्टेशन होता है, जिसमें पब्लिक की राय ली जाती है। पब्लिक की राय कैसे ली जाती है? पब्लिक में जैसे मान लीजिए कि सुल्तानपुर में कोई ईंट का भट्टा लगना है, ठीक है, ईंट का भट्टा लगना है तो सर्च करेंगे कि उस इलाके में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट पे कोई काम कर रहा है कि नहीं। तो जब क्लिक करेंगे तो उसमें मेरा नाम छप के आ गया, तो फिर उस कमेटी में मुझे सेलेक्ट किया गया एज एन मेंबर। तो ये चूंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी थी, जिसको मंडल आयुक्त फैजाबाद अयोध्या कमिश्नर ने डिसाइड किया था, तो उसमें मेरा नाम आया था। तो मैंने इस पर काम किया है, तो मैं जान रहा हूँ। फिर मुझे बुलाया गया और मुझसे राय मांगा गया एनवायरनमेंट पे, सोशियो एंड बायोलॉजिकल चेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट, एयर, वाटर और सब पे ये का मैं सलाहकार था। ये 5 साल के लिए डिज़ाइन की जाती है। फिर अप्रेजल कमेटी। अप्रेजल कमेटी रिव्यूअर्स का एक ग्रुप होता है जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रदान करता है। अब ये स्टेजेस एनवायरमेंटल क्लियरेंस के क्या क्या है, स्टेजेस को समझिए। एनवायरमेंटल क्लियरेंस के स्टेजेस को समझिए। इसमें मैं 2 वीडियो को एक साथ ऐड करना पड़ गया, क्योंकि वो पॉज का बटन जो है वो मेरे लिए महंगा पड़ गया। स्टेज 1 साइट का सिलेक्शन होता है। दूसरा स्टेज 2 कंडक्ट EIA। EIA का वीडियो है, उसको आप देखे ही होंगे। EIA प्रोसेस को करिए। फिर EIA कंप्लीट होने के बाद से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट बनने के बाद NOC के लिए अप्लाई होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और ये NOC को आप अप्लाई करेंगे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, क्योंकि आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अपना स्टेट में ही कर रहे हैं। तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आपने भेजा अपना पूरा डिटेल। फिर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रोपोनेंट के द्वारा भेजे गए EIA रिपोर्ट, NOC और जो भी उनका एडवाइजरी गाइडलाइंस के साथ जो क्लियरेंस के लिए अप्लाई होता है। जब स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पब्लिक हियरिंग के बाद से आपके प्रोजेक्ट को ओके करेगा, तो वो जाएगा इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी के पास। यहीं क्लियरेंस शुरू हो जाता है। ये रिव्यू होता है कमेटी के द्वारा। कमेटी 3 काम करती है। पहला, उसमें कोई त्रुटि है तो सजेशन के लिए भेज देगी। सजेशन के लिए भेज रही तो इट्स गुड, एक्सेप्ट कर रही है वेरी गुड, रिजेक्ट कर रही है तो ये खत्म फिर प्रोजेक्ट। फिर आपको नए सिरे से काम करना पड़ेगा। सिग्नल विंडो के बारे में जो मैं बता रहा था, उसकी मेरिट और डीमेरिट। अब उसमें डीमेरिट क्या है? मेरिट तो बहुत है कि प्रोपोनेंट को दौड़ना नहीं है, सारे जगह एक ही जगह पहुंच जाइए, वहां काम हो जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लगाया, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये श्री जयराम रमेश का स्टेटमेंट है, जो कि खुद पर्यावरण मंत्री रहे हैं।
अगर मान लीजिए कोई भी प्रोपोनेंट एक प्रोजेक्ट लगा रहा है जिसमें कि 10 पेड़ कटने ही कटने हैं, ठीक है, पर उस 10 पेड़ कटने पे 1000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा, तो अमूमन उसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाता है। हम वो 10 पेड़ कट को कहीं ना कहीं रिम्बर्स करते हैं, अलग पेड़ अलग इलाके में उसको प्लांटेशन करा के। अब बदमाशी कहां करते हैं लोग, 10 की जगह 20 काट दिए, बताए 10 ही कटी है, तो फिर अगर पता चलता है कि 20 काटा है तो उनका प्रोजेक्ट वहीं खत्म हो जाता है। तो इन्वायरमेंटल लॉ जिलेबी की तरह सीधा है, और फंस गए अगर तो गए, फिर लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट से आप हाथ धो बैठेंगे। जैसे गुड़गांव में एक बहुमंजिला इमारत बन रही थी, तो जो साइबेरियन पक्षी आते हैं माइग्रेट करके हमारे देश में, उनके रास्ते में वो इमारत आ रही थी। उस इमारत में परमिसेबल फ्लोर से वो ज़्यादा फ्लोर कंस्ट्रक्ट हो चुका था, और पूरी इमारत ही गिरा दी गई। समझ रहे हैं एनवायरनमेंट का कानून, वो पूरी इमारत ही गिरा देनी पड़ी। तो ये चीज है एनवायरमेंटल क्लियरेंस। ये पेचीदा है, परंतु ये बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब कैटेगरीज की बात करी जाए, जो कैटेगरीज में कह रहा था, तो एक कैटेगरी है आपकी ए और एक कैटेगरी है बी। तो कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, माइनिंग है, थर्मल पावर है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है। दो अलग कमिटीज़ के मिसलेनियस प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियर और स्ट्रेटजी डिफेंस आता है, ये अलग अलग होता है। रिवर वैली प्रोजेक्ट है। ये सारी चीज़ें जो है आपके कैटेगरीज में नॉमिनेट होती हैं। अब कैटेगरी ए जो होती है वो नेशनल लेवल अप्रेजल कमेटी के पास जाती है, और कैटेगरी बी जो होती है वो स्टेट लेवल अप्रेजल कमेटी के पास जाती है। ये क्वेश्चन आया था कि कैटेगरी ए किस कमेटी के पास जाएगी और कैटेगरी बी किस कमेटी के पास जाएगी। तो कैटेगरी ए नेशनल लेवल अप्रेजल कमेटी, कैटेगरी बी स्टेट लेवल अप्रेजल कमेटी के पास जाती है। ठीक है। कैटेगरी ए के लिए रिक्वायर मैंडेटरी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, उनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मैंडेटरी होता है, पर उनके लिए स्क्रीनिंग प्रोसीजर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कैटेगरी बी में स्क्रीनिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कैटेगरी बी यहीं पर दो हिस्सों में बढ़ जाती है, B1 एंड B2। B1 जो प्रोजेक्ट होगा उसके लिए EIA मैंडेटरी होगा। ये सवाल आ चुके हैं, जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। कैटेगरी ए किस लिए है, नेशनल ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ऑल अबव। तो आपको नेशनल मालूम है तो नेशनल पे टिक लगाएंगे। कैटेगरी बी कै प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कैटेगरी बी में किस प्रोजेक्ट को EIA की जरूरत होती है, B1। B2 को EIA की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे माइनिंग एक्सट्रैक्शन है तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस आएंगे, मिनरल का माइनिंग, ऑफशोर, रिवर वैली प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, प्राइमरी प्रोसेसिंग में कोल वॉश, मटेरियल प्रोडक्शन में मेटलर्जी, मटेरियल प्रोसेसिंग में पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ये सारी चीज़ें इसमें, लेदर, सोडा ऐश इंडस्ट्री, क्लोरो एल्कलाई इंडस्ट्री, एस्बेस्टस इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें आती हैं। और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में स्कोपिंग के अंतर्गत आपको 60 दिन के अंदर ये सारा चीज़ क्लियर कर देना होता है, 60 डेज में क्लियरेंस मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, फिर पेट्रोकेमिकल बेस प्रोसेसिंग यूनिट्स, पल्प एंड पेपर, शुगर इंडस्ट्री। सर्विस सेक्टर में ऑयल, गैस, ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ हजार्डस केमिकल्स आएंगे।
और ये सब EPA के अंतर्गत आएंगे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत आते हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में एयरपोर्ट है, हाईवे है, ETP है, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, कॉमन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट फैसिलिटीज़, या कोरोना में जो आप बायोहजार्ड आ रहा है इसी में आएगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आपका टाउनशिप एरिया डेवलपमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोई कर रहे हैं, सारे का चीज़ों का एनवायरमेंटल क्लियरेंस आपको लेना ही पड़ेगा। बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस लिए आप कोई प्रोजेक्ट या कोई प्लॉट या कोई चीज़ डिज़ाइन नहीं कर सकते। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में जो रिव्यू कमेटी होती है उसमें होता क्या है, एक कमेटी होती है जो स्टेट इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होती है, एक कमेटी होती है जो स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होती है। और इन दोनों कमेटी में एक स्टेट लेवल है, एक स्टेट इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है। देखिएगा शब्द का अंतर है। दोनों ही कमेटी में इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स रखे जाते हैं। कौन एक्सपर्ट रखे जाएंगे? जो EIA के जानकार होंगे, जो NABL सर्टिफिकेट लिए होंगे, ऐसे लोगों को रखा जाता है। नेबेट के थ्रू जो कंसल्टेंसी रन करती है उनको यहाँ पे रखा जाता है। फिर इसी के एक्सपर्ट जो अप्रेजल कमेटी होती है, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होती है। फिर डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होती है। इसी डिस्ट्रिक्ट वाले में मैंने काम किया है 5 साल। ये मंडल आयुक्त के अंतर्गत आता है जो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए डिज़ाइन कर दिया जाता है। जो नया पॉलिसी आया है इन्वायरमेंटल, जो अमेंडमेंट हुआ है नया नोटिफिकेशन आपका 2018-19 वाला, इसमें जो प्रपोजल है उसमें इसी कमेटी को ख़त्म कर दिया गया है, जबकि ये गलत है। यही कमेटी फंडामेंटल बेसिक कमेटी थी जो इन सारे ऊपर के लोगों को जानकारी सही देती थी। अब स्टेट का व्यक्ति क्या जाने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे काम होता है, तो डिस्ट्रिक्ट वाला काम को कंप्लीट करके स्टेट पे भेजता था, स्टेट वाला उसको कमेटीज़ के थ्रू रिव्यू करके भेज देता था। वो उनका काम बहुत सरल हो जाता था, ऑथेंटिक रहता था। डिस्ट्रिक्ट कमेटी हटाने पर सारा काम पेपर वर्क में हो जाएगा। इसीलिए जो इन्वायरमेंट का नया नोटिफिकेशन है उसमें ये चीज़ें न होने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी निर्णय लेने में। फिर थंब रूल की बात करें। थंब रूल एक वेइंग मेथड है, वेइंग असेसमेंट मेथड है, जिसमें हम स्केल के आधार पर, कुछ पॉइंट स्केल्स हैं, उसके आधार पर हम मार्क करते हैं, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, सिग्निफिकेंस को देखते हैं। जैसे डबल क्रॉप एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब एक एग्रीकल्चर लैंड पे 2 क्रॉप ग्रो कर रहा है तो उसका मार्क 0। सिंगल क्रॉप है, रिजर्व लैंड है, विलेज का है तो 2.5, फॉरेस्ट एरिया लैंड है तो 0 मार्क्स, वेस्ट लैंड यूज फॉर गेजिंग 5 मार्क्स, वेस्ट लैंड विथ रॉकी सरफेस और विद इन प्रोडक्टिविटी 10 मार्क्स। अब इन मार्क्स को आप देखिए यहाँ पर, अगर हमको स्कोर को कैलकुलेट करना होगा तो इसी तरह के इक्वेशन में रखा जाएगा। परसेंटेज ऑफ डबल क्रॉप एग्रीकल्चरल लैंड और फॉरेस्ट एरिया लैंड जितना है इंटू 0 प्लस परसेंटेज ऑफ सिंगल क्रॉप एग्रीकल्चरल लैंड रिजर्व इंटू 2.5 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रोडक्टिव वेस्ट लैंड इंटू 5 प्लस परसेंटेज ऑफ रॉकी और अनप्रोडक्टिव वेस्ट लैंड इंटू 10। ऐसे करके पर हेक्टेयर के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से या आपका स्क्वायर फीट के हिसाब से वैल्यूज को रखकर ओवरऑल डिवाइड करते हैं 100 से। तो जो सिग्निफिकेंट स्केल है उसमें जो वैल्यू आएगी उसमें चेंज को देखेंगे। 0 से 2.5 आता है तो वेरी हाई इम्पैक्ट होगा, कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, और 0 से 2.5 आएगा तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, 2.5 से आएगा तो जो है हाई इम्पैक्ट होगा, 5.0 से 7.5 आएगा तो मॉडरेट है, लेस देन 7.5 है तो लो इम्पैक्ट कैटेगरी में आता है। इसी एस्टिमेशन थंब रूल के आधार पर सेम वाटर का डिस्चार्ज एनालिसिस, वाटर की इवैल्यूएशन, पोल्यूशन लोड को हम देखते हैं। इस पोल्यूशन लोड के इक्वेशन में आप देखिए
जो थंब रूल अप्लाई किया गया है पोल्यूशन के लिए, उसमें क्या लिखता है? एवरेज फ्लो को आप देख रहे हैं। एवरेज फ्लो को आप जब कंसीडर करते हैं, यहीं से रिवर वैली प्रोजेक्ट की बात की जाती है जब, तो देखा गया है कि इन केस ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट 30 साल 30 इयर्स दिया जाता है फॉर माइनिंग प्रोजेक्ट। जब हम किसी को क्लियरेंस ग्रांट करते हैं इन केस ऑफ वाटर रिवर वैली प्रोजेक्ट, तो एक बीच का पॉइंट है 30। अब आप इसको गौर से और एकदम पेन कॉपी लेकर नोट करिए। एक रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए जो क्लियरेंस मिलता है वो केवल 10 साल का मिलता है। एक माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए जो भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलेगा वो 30 साल का मिलेगा, और बाकी सभी प्रोजेक्टों के लिए केवल 5 साल का इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया जाता है। ठीक है, एम आई क्लियर? नाउ अब हम चलते हैं इस इक्वेशन पर, जो आप इक्वेशन यहां पे नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं। इसमें लिखा है पोल्यूशन लोड इज इक्वल टू mg पर लीटर में CS इंटू QS प्लस QR। CS आप देख रहे होंगे इंटू QS प्लस QR अपॉन QS प्लस QR, देख रहे हैं? अब ये CS क्या है? CS पोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक है, BOD, COD, एल्केनिटी, एसिडिटी, हार्डनेस का ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर। यहां लिखा है नीचे ट्रीटेड वेस्ट वाटर। फिर जो आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, उसमें एक वैल्यू है QR। इसको गौर से देखिएगा, डिस्चार्ज ऑफ द रिवर में जो डिस्चार्ज कर रहा है अमाउंट है उसका है। फिर एक QS है, इस QS का मतलब है डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर, और एक इसमें फिर है QS, इसका मतलब है पोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिवर with DO, BOD, COD, alkalinity, acidity and hardness। तो ये थंब रूल अप्लाई होता है फॉर द रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए। अब यहां पर QS दो बार लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक पोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर को डिनोट करता है और एक डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर को डिनोट करता है। ठीक है, कहीं कहीं पर किसी बुक्स में जब आप EIA नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो एक QS ये है, एक QS ये है। जो पहला ये QS आपको दिख रहा है, लेट मी टेक अ इंक पेन। जो पहला QS आपको ये दिख रहा है, ठीक है, इसी को CR से भी डिनोट किया गया है। ठीक, CR से भी डिनोट किया गया है। तो आप CR से भी कर सकते हैं और QS से भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है, गलत नहीं है, दोनों ही सही है। तो कंफ्यूज एकदम मत होइएगा, वैल्यूज लिखी गई हैं, दोनों का शब्दावली अलग अलग है। अब थंब रूल फॉर पोल्यूशन पोटेंशियल बेस्ड ऑन फ्यूल एंड रॉ मटेरियल के आधार पर जब हम एस्टिमेशन ऑफ सल्फर करते हैं फॉर फ्यूल एंड रॉ मटेरियल्स, तो उसमें कौन सा इक्वेशन अप्लाई होगा और कैसे अप्लाई होगा?
मान लीजिए EIA कर रहे हैं, कोई हमें डेटा को कलेक्ट करके कंपाइल करना है, तो थंब रूल का अगर प्रयोग करेंगे तो ये इक्वेशन इसमें अप्लाई होगा। टोटल इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का कंसंट्रेशन nm³ लिखा है, नैनोमीटर क्यूब, और ये उसके बाद से इनटू आपका गैस का फ्लो रेट, ऑपरेटिंग आवर, क्या घंटा आपने उसको ऑपरेटिंग आवर है, ठीक है, इसके आधार पर इसको डिज़ाइन किया गया है। इसी तरह थंब रूल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ाइन किया गया है। टोटल डेली फ्यूल कंजम्पशन इंटू कार्बन परसेंटेज इंटू 44/12। फिर इसके बाद से एस्टिमेट किया गया है मरकरी का टोटल कंजम्पशन इन टन इंटू फैक्टर 0.25, ये कांस्टेंट है फॉर कोल कंजम्पशन। फिर एस्टिमेशन ऑफ फेगेटिव डस्ट, मतलब उड़ने वाले डस्ट, कोल, ग्रेनाइट, बक्साइड, फ्लाई ऐश, सड़क के किनारे रखा हुआ डस्ट जो उड़ता है, राख उड़ती है, उनके लिए क्या है, उनके लिए एस्टिमेशन टेक्निक क्या है, उनके लिए जो है इन ओपन एरिया हाई क्लास विंड फ्लो करता है तो क्रूड एस्टिमेशन किया जाता है। क्रूड एस्टिमेशन में टोटल रॉ मटेरियल इन ओपन इंटू परसेंटेज ऑफ मिनरल एस्केप्ड इंटू एटमॉस्फियर एज एन फ्यूगेटिव डस्ट की वैल्यू 0.1 से 0.5 तक रखी जाती है, माइनस क्रूड एनुअल इमिशन फैक्टर को देखा जाता है। ये सारी कैलकुलेशन किए जाते हैं और कैलकुलेशन करने के बाद से हमें डेटा मिलने शुरू हो जाते हैं। ये कोई बहुत हाई फाई कैलकुलेशन नहीं, इसको आप भी कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल है। एस्टिमेशन ऑफ नॉक्स, नाइट्रस ऑक्साइड्स, इसके लिए हमने जो इक्वेशन करना है वो ये देखिए, आप नीचे लिखा हुआ है, एस्टिमेशन ऑफ नॉक्स लोड इंटू नॉक्स कंसंट्रेशन इंटू गैस फ्लो रेट इंटू ऑपरेटिंग आवर। यही इक्वेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं टोटल इमिशन रेट सल्फर के लिए, वही चीज़ यहाँ पे भी है। इसी तरह फिगेटिव डस्ट को अगर हम मेट्रिक टन पर एनम में देखें तो इसमें आप देख रहे होंगे ये इक्वेशन, एजम्पशन ऑफ टोटल लाइमस्टोन का कैलकुलेशन किया गया है। यहाँ पे टोटल स्टोर्ड मटेरियल का कैलकुलेशन इस वायुमंडल में कर रहे हैं। और ये लास्ट स्लाइड है, इट इज, ये देखिए, assumption of 0.5% of total stored material are escaped in atmosphere, कैसे कैलकुलेट किया गया है, ये वैल्यू है टोटल इमिशन ऑफ लाइमस्टोन इनटू 0.5/100, तो आ गया 15,300 टन्स ऑफ मटेरियल एस्केप्ड इन फिगेटिव डस्ट। इसके बाद से हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो EIA के एक स्टेप को डिस्कस करेंगे, प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, चाहे एयर का हो, चाहे वाटर का हो, और चाहे हम जो है नॉइज या सोशियो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को लें। उसमें इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, कौन कौन सी इक्वेशन एयर के, कौन कौन से इक्वेशन वाटर के लगेंगे, कैसे कैसे वाटर की एनालिसिस होगी, तो उस दौरान कुछ एक्सपेरिमेंट्स को भी मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको टीचर्स से क्वेश्चन पूछने में संकोच होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है, मुझे मालूम है, मुझे ऐसे स्टूडेंट्स की संख्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ विनती है कि शेयर करिएगा, और जो मैंने आपको अपने बायोडेटा को अपडेट करने की टेक्निक बताई है, शुरुआत के जो 23 मिनट है उसको स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ उसको ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए, हैव अ नाइस डे।